हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस का छठा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने जैव प्रक्रम पे 3 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक ना। और ये जो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है 4 चरणों में कंप्लीट की जाती है। सबसे जो पहला चरण होता है पोषण की प्रक्रिया, सेकेंड नंबर पे आता है शोषण की, थर्ड नंबर पे आता है वहन की और फोर्थ नंबर पे आता है आपका उत्सर्जन की। तो मैंने जैव प्रक्रम पे 3 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसमें सबसे जो पहला वीडियो होगा उसमें हमने बताया कि जैव प्रक्रम खाली होता क्या है। सेकेंड वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि ये जो चरण 4 चरणों में कंप्लीट की जाती है जैव प्रक्रम की प्रोसेस, पोषण क्या होता है, किस तरीके से ये मानव के शरीर में होता है या अन्य जीव जंतु के शरीर में होता है। उसके बाद शोषण पे भी मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले रखा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वहन क्या होता है, वहन या संवहन, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लेना। तो आइए समझते हैं कि वहन या संवहन किसे कहते हैं, संवहन क्या होता है। ठीक, तो देखो जैव प्रक्रम की जो प्रोसेस होती है उसका तीसरा स्टेप क्या है, संवहन। अब संवहन को समझते हैं ये होता क्या है। ठीक, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला जो तंत्र होता है उसी तंत्र को, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं संवहन तंत्र। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। जैसे मान लो मनुष्य है, तो मनुष्य जब भी भोजन लेगा, खाना खाएगा, तो ऑक्सीजन या अन्य भी कोई भी पदार्थ लेता है तो उसके बॉडी क्या करती है, जितने भी वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है उसको मतलब अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार क्या करेगा, जितना मात्रा है उसको लेगा। तो जो तंत्र ऐसा काम करेगा, ठीक ना, उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं, संवहन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन तंत्र। अब समझते हैं कि मानव संवहन तंत्र के प्रमुख अवयव इस प्रकार है। कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो कि मानव संवहन तंत्र में लगे होते हैं, काम करते हैं। तो जो मानव संवहन तंत्र होता है इसके 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे जो पहला एलिमेंट होता है, अवयव होता है, वो होता है आपका हृदय यानी कि हार्ट। ठीक, उसके बाद आता है आपका रक्त नलिकाएँ, थर्ड नंबर पे आता है आपका वहन माध्यम, ठीक, रक्त व लसिका। तो सबसे हम समझेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो जो आपका ब्लड होता है मेनली 2 भाग में डिवाइड होता है। सबसे जो पहला होता है ठोस अवयव यानी कि सॉलिड, ठीक, उसके बाद लिक्विड वाला द्रवीय अवयव। तो ठोस अवयव में जो रुधिर कणिकाएँ होती है, ठीक ना, इसमें आ जाता है आपका WBC, RBC और रक्त, ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और यहाँ पे रक्त प्लेटलेट्स आ जाते हैं। और बारी बारी समझते हैं कि WBC, RBC और ये रक्त प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि रेड ब्लड कार्पल्स वो क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है। ये जो होती हैं कणिकाएँ, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है। होता क्या है, जो भी हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको रक्त को लाल रंग कर देता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है क्या कर देता है, उसको रेड कलर में चेंज कर देता है। और यहाँ पे जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। कोई भी हमारी बॉडी में अगर मतलब कि कोई भी रोग आता है तो उस रोग से लड़ने की यही ताकत रखता है। कौन सा, श्वेत रक्त कणिकाएँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि रक्त प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो ये थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त में जो भी थक्का होते हैं, क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, ये प्लेटलेट्स करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा हाथ है और हाथ ये कट गया, तो कट गया तो ब्लड तो निकलेगा ही, लेकिन आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद, 1 मिनट या 2 सेकंड या 10 सेकंड के बाद होता क्या है कि ऑटोमेटिक ब्लड मतलब कि बहना बंद हो जाता है। क्यों, रक्त का थक्का बन जाता है। और कभी कभी अगर मतलब कि अगर आदमी के शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में अगर रक्त का थक्का बन जाएगा, ज़्यादा अगर थक्का बन जाएगा तो क्या होगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आदमी मर जाता है। आप सभी लोग देखते हो कि जब भी किसी व्यक्ति का या किसी भी जानवर को अगर सांप काट देता है, डस देता है, तो भी कोई एक एसिड छोड़ देता है,
लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है, ज़्यादा मात्रा में बना देगा। आदमी प्रेशराइज होकर के अब जब रक्त फ्लो होना बंद हो जाएगा तो आदमी क्या करता है, मर जाता है। समझ में आ गया। तो ये रक्त प्लेटलेट्स की वजह से ही रक्त का थक्का बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि द्रवीय अवयव जो होता है आपका प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा का काम क्या होता है भाई, तो ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसमें 90% जल होता है। जो प्लाज्मा का कलर होता है कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है भाई, येलो कलर का। और इसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है और शेष अवयव जैविक जैसे प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन या अजैविक जैसे खनिज तत्व हमारा आ जाएगा 10% में, ठीक ना। 90% में क्या होगा, आपका जल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं, रक्त जो वाहिका होती है इसको समझते हैं। रक्त वाहिका दो तरीके का होती है, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा होता है। तो धमनी को और सीरा को भी क्लासिफाई यहाँ पे करेंगे। तो धमनी क्या होता है भाई, तो ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो रुधिर होता है, रुधिर क्या होता है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कौन सी, धमनी ले जाएगी, ठीक। क्या करेगी, ऑक्सीकृत जो भी ऑक्सीडेशन ब्लड होगा उसको क्या करेगा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से मतलब शरीर के विभिन्न अंग, हाथ पैर, ठीक ना। आगे समझ में, तो हर जगह आपके बॉडी के हर एक अंग तक ये धमनी ही ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी। अपवाद के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो जिसे फुफ्फुस धमनी, ठीक। ये फुफ्फुस धमनी ये ऐसा काम नहीं करती है। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, फेफड़ा काम क्या होता है, खाली पंपिंग करना होता है, वो पहुंचाता नहीं है। जबकि धमनी क्या करती है, ब्लड को हर एक पार्ट में ब्लड को भेजती है, ले जाती है। इतनी बात समझ में। लेकिन सीरा क्या होता है भाई, सीरा विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, ठीक ना। अब देखो ये सीरा क्या होता है भाई, तो जो भी अनऑक्सीकृत ब्लड हैं उसको एकत्र करके फिर हृदय में लाएगा। अब हृदय में आने के बाद फिर उस ब्लड को ऑक्सीकृत करके फिर उसको अन्य अंगों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे मान लो कि फुफ्फुस सीरा जो होगा ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक। तो फुफ्फुस का काम क्या होता है, खाली फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, फेफड़ा का मतलब क्या, खाली पंपिंग करना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो धमनी जो होता है, धमनी की भीति मतलब दीवार, ठीक ना, भीति मतलब दीवार। तो धमनी की जो भीति होती है मोटी होती है, वो अधिक लचीली होती है। लेकिन सीरा की भीति क्या होती है, कम मोटी होती है, मोटाई में कम होती है और ये कम लचीली भी होती है। धमनी में वाल्व नहीं होते हैं जबकि सीरा में वाल्व होते हैं। तो देखो धमनी जो होती है सतही नहीं होती है, यानी मतलब कि धमनी जो होती है, धमनी में सरफेस नहीं पाया जाता है, ऊतकों के ये नीचे पाई जाती है, डीप सीटेड होती है, ठीक ना। धमनी जो होती है कहाँ पाई जाती है, ऊतक, जो भी हमारा ऊतक होता है उसके नीचे पाई जाती है। लेकिन सीरा में क्या होता है भाई, वाल्व होता है। वाल्व मतलब ये वाल्व क्लोज भी होंगे और ओपन भी होंगे। तो सीरा में ही हमारा क्या होता है, वाल्व होते हैं और ये सतही होते हैं, सरफेसियल होते हैं, ठीक ना, सरफेसियल। समझ में आ गया। तो सीरा में हमारा क्या होगा, वाल्व होगा, ये सतही होंगे मतलब इसमें सरफेस होगा। और इसकी जो सीरा की भीति होती है कम मोटी होती है, कम लचीली होती है। ये हृदय से में क्या करता है, अनऑक्सीकृत ब्लड को लाता है। समझ में आ गया इतनी बात। अब यहाँ पे हम समझते हैं फेफड़ा के बारे में, यानी कि फुफ्फुस के बारे में। अब फेफड़ा कैसे काम करता है इसको हम इसी वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा का सबसे जो पहला काम होता है, जो भी फुफ्फुसीय सीरा होता है यानी कि बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है, उसको क्या करेगा, उसको बायां, देखो अलिंद दो तरीके का होता है, एक होता है दायां अलिंद, एक होता है बायां अलिंद, यानी कि दायां निलय बायां निलय। अब ये जो फुफ्फुसी सीरा के माध्यम से बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर को, ब्लड को बायां अलिंद में लाएगा, ठीक। और बायां अलिंद में यानी कि बायां निलय में लाने के बाद यहाँ से क्या करेगा, सीधे प्रमुख धमनी में, प्रमुख धमनी कहने का मतलब कि महाधमनी, धमनी में भेज देगा। और धमनी के माध्यम से बी ऑक्सीजनीकृत जो भी ब्लड होंगे वो शरीर के पार्ट में आ जाएंगे, हाथ पैर, ठीक ना, पेट, हर चीज़ में, हर अंग में आपके ब्लड पहुंच जाएगा। और जब ब्लड शरीर में आएगा तो अब ये ब्लड शरीर में आने से क्या होगा, फिर प्रमुख सिरा महाशिरा के माध्यम से बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर जो होगा वो सीधा आपको दायां अलिंद में पहुंच जाएगा। अब दायां अलिंद में आने के बाद यानी कि दायां निलय में आने के बाद वो क्या करे, वो क्या होगा, फिर फुफ्फुसी धमनी में चला जाएगा। कैसे, तो बी ऑक्सीजनीकृत ब्लड के माध्यम से। और फिर यहाँ पे फेफड़ा क्या हो जाएगा, जितना भी ब्लड लिए रहोगे
वो क्या होगा, फिर ये भेज देगा पूरे शरीर को, फिर पूरे शरीर के माध्यम से जितना भी ब्लड आया रहेगा उसको एकत्र करके फिर ऐसा ही हमेशा प्रोसेस चलती रहेगी। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे तो समझ लेते हैं कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। ये जो आपका हार्ट होता है एक पंप की तरह होता है। मैंने बता दिया जो हार्ट होता है कैसा होता है भाई, एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। परिसंचरण का मतलब कि आदान प्रदान, भेजता है। ब्लड को क्या करता है भाई, नसों के माध्यम से, सिरा और धमनी के माध्यम से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। कौन, तो ये ब्लड काम करता है। अब देखो, अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। अलिंद मैंने बताया ना, अलिंद दो तरीके का होता है, एक होता है दायां अलिंद, एक होता है बायां अलिंद। ठीक, तो अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर से रुधिर भेजना होता है। क्यों ये मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में अधिक प्रेशराइज करके ब्लड को भेजना होता है, इसलिए नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, महाधमनी को यहाँ पे पूरा बढ़िया से दिखाया गया है। ठीक, मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट, यही इसी तरीके का आपका हृदय होता है। ठीक ना, ऐसा जो आप समझते हो हृदय, ये खाली प्यार मोहब्बत वाला हृदय है। ठीक ना, तो ऐसा हृदय नहीं होता है, रियल में हृदय आपका ऐसा होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, ये आपका होता है कौन सा, बायां अनिलय यानी कि बायां अलिंद, और यहाँ पे होता है आपका दायां निलय यानी कि दायां अलिंद। ठीक ना। अब इसमें से क्या होगा, महाधमनी के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से ब्लड आएगा, फिर बायां निलय बायां अलिंद के माध्यम से होते हुए दायां निलय दायां अलिंद के माध्यम से पूरे शरीर में आपका ब्लड ऐसे ही चलता रहता है। पूरी यही प्रोसेस होती है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे समझते हैं, हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टा दिशा में रोकना सुनिश्चित कर देते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि लसिका क्या होता है। लसिका, तो लसिका एक तरल ऊतक है लेकिन कैसा है, लिक्विड वाला है, तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है सबसे कम होती है। लसिका वहन मतलब परिसंचरण में, ब्लड को भेजने में क्या करती है, सहायता करती है। अब पादपों में परिवहन देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया किसमें, मानव में परिवहन किस तरीके से होता है। अब हम समझेंगे कि पादप मतलब पौधे में, पादप मतलब जो भी पौधे होते हैं उसमें किस तरीके से परिवहन होता है। तो उसमें दो तरीके से होता है। कैसे कैसे, तो एक जाइलम के माध्यम से, एक फ्लोएम के माध्यम से। तो पादप मतलब क्या होता है, पौधों में भी परिवहन किस माध्यम से होगा, तो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। इसको समझते हैं कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम जो होता है पादप तंत्र का एक एलिमेंट है, एक अवयव है जो मृदा से जल प्राप्त और खनिज लवणों को वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। वहन मतलब भेजता है। आगे समझ में, तो जाइलम क्या होता है भाई, एक पादप तंत्र का अवयव है, एक एलिमेंट है जो मृदा मतलब मिट्टी से प्राप्त जल और जितने भी खनिज लवण होते हैं उसका वहन करता है। मान लो आपने पेड़ लगा दिया, पेड़ के नीचे क्या डालते हो, पानी डालते हो, खाद भी डालते हो। अब यहाँ पे पानी नीचे डालते हो लेकिन पत्तियाँ आपकी हरी भरी हो जाती है। क्यों, इसी जाइलम के माध्यम से ये जो होता है क्या, विसरण की प्रोसेस होती है। ठीक ना, विसरण के प्रोसेस से क्या हो जाता है, अभी आप इंटर में पढ़ोगे विसरण और परासरण क्या होता है। ठीक ना, तो मृदा से जितने भी जल प्राप्त होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उसको इसी जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक ना, जबकि फ्लोएम के क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। ठीक, अब देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। सूर्य के प्रकाश से ये पत्तियाँ अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक ना, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण के अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है। एक जल स्तंभ मतलब पिलर। ठीक ना, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। एक पिलर ऐसा बन जाएगा और हमेशा जल को ऊपर की तरफ भेजेगा, एक प्रेशर के साथ भेजेगा, और यही जल पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और यह प्रक्रम वाष्प उत्सर्जन कहला जाता है। ठीक, इस प्रक्रम के दौरान पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। कैसे कैसे समझते हैं कि जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में सहायक हो जाती है और पौधों में ताप नियमन में भी सहायता मिल जाती है। अब आगे समझते हैं कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किस तरीके से होता है
पादपों में या पौधों में। ठीक, ये हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण से के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। वहन स्थानांतरण, देखो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का, विलेय उत्पाद मतलब जो भी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो भी पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन बना करके अपने पत्तियों तक पहुंचाएंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वहन स्थानांतरण। ठीक, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। और जाइलम में क्या हो जाता है, सीधे पानी से प्रेशराइज के माध्यम से पत्तियों तक भोजन पहुँचेगा या पानी पहुँचेगा। समझ में आ गया। अगला टॉपिक है कि स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता रहता है। ऊपरीमुखी मतलब टाप, ठीक, टाप चोटी, और अधोमुखी मतलब जो भी बीच में टहनी वगैरह है, पौधे वगैरह है, पत्तियाँ वगैरह है, वहाँ तक भोजन पहुँचेगा। ठीक, फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब यहाँ पे देखो बताया ना कि परासरण बल के द्वारा, तो एक फोर्स होता है जो कि परासरण के माध्यम से ऊपर जाता रहता है। अब यह परासरण और विसरण के माध्यम से क्लास 11th में केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोज़ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि मानव में उत्सर्जन किस तरीके से होता है और पादपों में उत्सर्जन किस तरीके से होता है। मैंने बता दिया ना कि संवहन किस तरीके से होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा होगा मानव में उत्सर्जन या पादपों में उत्सर्जन किस तरीके से आप किसी भी मतलब कि अनर्गल पदार्थों को या अनर्गल जो भी हमारे मलमूत्र हैं उसको शरीर से कैसे बाहर निकालते हो, उसको डिटेल में समझेंगे अगली वीडियोज़ के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाली वीडियोज़ में लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।